नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस सेशन को देखते हैं, जहां पे हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन अलग अलग परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। वही हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलेगा, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाए, समझ पाए और सफलता को सुनिश्चित कर पाए। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप एक क्रम से इकोनॉमिक्स की कंप्लीट थियरी को नहीं पढ़ते हैं, तब तक बहुत प्रकार के कंफ्यूजन में फंसे रहते हैं। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में मेरे द्वारा ही एप्लीकेशन पे आपको थ्योरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है। अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको कंप्लीट नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं सिंपल सटीक साधारण भाषा में, ताकि आप एक तरफ थ्योरी को पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है। सप्ताह में कम से कम एक टेस्ट जरूर दीजिए। जब टेस्ट आप देंगे तो आपको समझ में आएगा कि गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको दिए जा रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही है। मतलब एक रणनीति के द्वारा मेरे द्वारा सभी कंटेंट आपको एप्लीकेशन पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक तरीके से आप इसे एप्लीकेशन पे फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि कहीं भी इधर उधर से आपको कुछ कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद की मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और जिस परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हैं, उस परीक्षा का कोर्स आप वहां से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। या अगर आपको किसी भी प्रकार की इंक्वायरी है या किसी प्रकार की भी समस्या आ रही है कोर्स परचेज करने में, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको सभी बैच मिल जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड। बिहार में आपको टीआरई 4.0, 5.0 का बैच मिल जाएगा। बिहार में सेट का बैच मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश वर्ग 2, मध्य प्रदेश वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट के लिए अलग अलग बैच मिल जाएंगे। उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए, उत्तराखंड में एलटी ग्रेड के लिए, यूजीसी नेट के लिए, छत्तीसगढ़ में सेट, झारखंड टीजीटी, झारखंड पीजीटी, डी अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एमबीएस, केबीएस और अन्य परीक्षाओं के भी बैच आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। तो जो लोग भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं, ईमानदारी से 1.5-2 घंटे एप्लीकेशन, 1.5-2 घंटे यूट्यूब पे मुझे जरूर फॉलो करिए। बहुत ही कम समय में सारी चीजें आपकी कवर हो जाने वाली है। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ और आज का सेशन का पहला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग हरीश जी, मधु जी, इंदु शर्मा जी, वृष्टि जी, अभिजीत जी, बहुत सारे लोग क्लास में जुड़ चुके हैं। सबका नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए, पहला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि नीचे दिए गए कथनों पे विचार करिए और विचार करके सही कूट का चयन करिए। तो इसमें पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि जॉन मेनार्ड किन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी है। किन्स ने क्या ये पुस्तक लिखी थी? किन्स की पुस्तक का क्या ये नाम है? तो बिल्कुल है भाई। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय वैश्विक मंदी आई थी, और जब वैश्विक मंदी आई थी तो इस कारण से सभी देशों ने आपस में व्यापार करना कम कर दिया या ना के बराबर व्यापार होने लगा। तो ऐसी स्थिति में जब विश्व युद्ध हुआ तो वैश्विक मंदी के आसार आ गए, क्योंकि अब कोई भी देश एक दूसरे के साथ व्यापार नहीं कर रहा था। तो वैश्विक मंदी से किस तरीके से निपटा जाए, इसी बात को उन्होंने अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में बताया। और इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1936 में। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं कि सर ए और बी दोनों सही है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, समष्टि अर्थशास्त्र का मूल व्यष्टि अर्थशास्त्र में निहित है। क्या ये बात सही है? और अगर ये बात सही है तो इसके अंतर्गत बाजार में मांग एवं पूर्ति की शक्तियों के समस्त प्रभावों का अध्ययन करना पड़ता है। अब देखिए, जब आप लोग थियरी पढ़ते हैं तो मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ
कि जब समष्टि अर्थशास्त्र की बात होगी, जब समष्टि अर्थशास्त्र की बात होगी तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात होगी, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात होगी, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात होगी। जैसे मैं आपसे कहूं कि देश की राष्ट्रीय आय, देश की राष्ट्रीय आय, तो देश की राष्ट्रीय आय की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है ना। देश की प्रति व्यक्ति आय की अगर जो हम लोग बात करते हैं तो पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है ना। तो अर्थशास्त्र की दो शाखाएं होती हैं, एक व्यष्टि और दूसरा समष्टि। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, या संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय की हम लोग बात करते हैं। और यही अगर जो व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी एक यूनिट का अध्ययन होता है, किसी एक इकाई का अध्ययन होता है, किसी एक फर्म का अध्ययन होगा, किसी एक परिवार का अध्ययन होगा, या किसी एक उद्योग का अध्ययन होगा, है कि नहीं है। तो अब आप आइए इस प्रश्न में, तो समष्टि अर्थशास्त्र का मूल व्यष्टि अर्थशास्त्र में निहित है, क्या ये बात सही है? तो ये बात 100% ठीक है, क्योंकि भैया जब हम किसी उद्योग का अध्ययन करेंगे, फर्म का अध्ययन करेंगे, परिवार का अध्ययन करेंगे, तभी तो जाकर के हम राष्ट्रीय आय भी निकाल पाएंगे। तो ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इसके अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत बाजार में मांग एवं पूर्ति की शक्तियों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। बात बिल्कुल ठीक है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाएगा, पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाएगा तो वहां पे बाजार में मांग और पूर्ति की बात होगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं कि सर ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि समष्टि अर्थशास्त्र का मूल व्यष्टि अर्थशास्त्र में निहित होता है। क्यों? क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, और व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी एक इकाई का अध्ययन किया जाता है। तो जब किसी एक परिवार, फर्म, व्यक्ति का अध्ययन करेंगे तो उसी से जाकर के तो राष्ट्रीय आय हम निकालेंगे, तो ये बात सही हो जाएगी। और इसके अंतर्गत अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों के समस्त प्रभावों का अध्ययन करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि आर्थिक एजेंट के संदर्भ में कौन गलत है। अब देखिए, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा तो मेरे शब्दों को याद रखिएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा विकल्प गलत है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो इसे गलत शब्द को ठीक से पढ़ते नहीं है, कंसंट्रेट होकर के पढ़ते नहीं है, और फिर वो ये समझ लेते हैं कि बस पूछा जा रहा है कि आर्थिक एजेंट कौन सा है इसमें से। तो कभी भी पेपर में बैठिएगा तो निश्चित तौर पे कंसंट्रेशन लेवल को अपने बढ़ा करके रखिएगा। अब आपसे कोई ये पूछे कि आर्थिक एजेंट का मतलब क्या होता है, कोई आपसे ये अगर जो पूछे कि आर्थिक अर्थशास्त्र में आर्थिक एजेंट का मतलब क्या होता है, तो आर्थिक एजेंट वे व्यक्ति या संस्था होते हैं जो आर्थिक क्रियाएं करते हैं। आर्थिक एजेंट कौन होता है? आर्थिक एजेंट वो व्यक्ति या संस्था होता है जो आर्थिक क्रिया करता है। और आर्थिक क्रिया क्या होता है? आर्थिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसमें मुद्रा शामिल होता है। जैसे जब हम लोग अर्थशास्त्र की डिफिनीशन को पढ़ते हैं तो अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, और आर्थिक गतिविधि ऐसी गतिविधि होती है जिसमें मुद्रा शामिल होते हैं। उसी तरीके से आर्थिक एजेंट कौन होता है? तो आर्थिक एजेंट से आशय उन व्यक्ति या संस्थाओं से है, उस व्यक्ति या संस्था से है जो क्या करे? आर्थिक क्रिया करे, जो आर्थिक क्रिया करे, आर्थिक क्रिया करे। आर्थिक क्रिया मतलब जो नोट और सिक्के का इस्तेमाल करे। और आर्थिक क्रिया कौन करता है? तो अगर जो कोई आपसे पूछे कि भारत में आर्थिक क्रिया कौन करता है, तो उपभोक्ता करता है। उपभोक्ता आर्थिक एजेंट होगा कि नहीं होगा? उपभोक्ता आर्थिक एजेंट होगा विदाउट अ क्वेश्चन, ठीक है। उत्पादक हो गया उत्पादक हो गया, उत्पादक, तो उत्पादक भी तो आर्थिक क्रियाएं करता है कि नहीं है। उसके बाद अगर जो हम बात करें बैंक, तो बैंक भी तो आर्थिक क्रिया करता है। तो ये सब आर्थिक एजेंट इन्हें कहा जाएगा। तो आर्थिक एजेंट उपभोक्ता हो सकते हैं? नहीं भैया, ये पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो बात तो ये सही है लेकिन ये गलत पूछ रहा है, फिर भी ये गलत हो जाएगा। आर्थिक एजेंट वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादक भी हो सकते हैं, बात गलत हो जाएगी क्योंकि गलत ही पूछ रहा है। और आर्थिक एजेंट सरकार
निगम, बैंक जैसी संस्थाएं भी हो सकती है। तो बात ये भी सही है, लेकिन ये गलत पूछ रहा है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्लासिकल या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की मान्यता के अनुसार कौन सा विकल्प सही है? बताइए। जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, अब आपको याद आना चाहिए कि क्लासिकल अर्थशास्त्री में कौन कौन आते हैं। तो भैया इसमें एडम स्मिथ साहब आते हैं, एडम स्मिथ साहब आते हैं, इसमें आपके डेविड रिकार्डो साहब आते हैं, इसमें आपके जेएस मिल साहब आते हैं, इसमें आपके जेबी से साहब आते हैं। यही तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं। और इन लोगों ने क्या कहा भाई, इन लोगों ने क्या कहा? तो ऑप्शन नंबर, तो अगर जो आप एडम स्मिथ को देखेंगे तो एक अर्थशास्त्र में एडम स्मिथ क्यों अग्रणीय है? क्योंकि एडम स्मिथ साहब ने स्वतंत्र व्यापार की अवधारणा दी। स्वतंत्र व्यापार, स्वतंत्र व्यापार की अवधारणा दी, इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा कि एक देश दूसरे देश से जा करके आसानी से आयात निर्यात करेंगे, इसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, अर्थात जब एक देश दूसरे देश से व्यापार करेगा तो सरकार किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार का कर, किसी भी प्रकार का प्रशुल्क, किसी भी प्रकार का कोटा या किसी भी प्रकार का अभ्यंश निर्धारित नहीं करेगी। तो आइए देखते हैं तो कौन सा विकल्प सही है, पूछ रहा है। तो किसी अर्थव्यवस्था में सारे श्रमिक जो कार्य करने के इच्छुक हैं उन्हें कार्य मिलेगा और सभी कारखाने अपनी पूर्ण क्षमता के साथ करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार पूर्ण रोजगार की बात की गई थी ना, उनकी अगर जो थियरी को आप पढ़ेंगे तो वो पूर्ण रोजगार की बात करते हैं। और पूर्ण रोजगार का मतलब यही होता है कि आपके पास जो उत्पादन के संसाधन है उनका ठीक तरीके से आप उपयोग करके उत्पादकता को अधिकतम कर पाए। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है। और सरकार हस्तक्षेप पूर्ण रूप से होता है नहीं भैया। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने कहा, एडम स्मिथ ने कहा कि हमें स्वतंत्र व्यापार करने की जरूरत है, इसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी कह रहे हैं सभी लोग का उत्तर सही है। अगला कि किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है? बताइए। कि किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित या किसी देश के एक वित्तीय वर्ष में, भारत का वित्तीय वर्ष क्या है सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो ये क्या होता है? ये तो बच्चों वाला प्रश्न है ना, सबको पता होगा कि ये सकल घरेलू उत्पाद होता है, अर्थात जीडीपी होता है। इजी सी बात है। जीडीपी की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं ना कि किसी एक वित्तीय वर्ष में उस देश में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को ही उस देश की जीडीपी कही जाती है, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद कही जाती है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देने वाले सभी क्रियाकलाप को क्या कहा जाएगा? अब इजी सी बात है, अगर जो आपने थियरी को गहराई से पढ़ा है तो बड़ी आराम से इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे। चलिए भाई करके बताइए। 1 अप्रैल से 31 मार्च भारत का वित्तीय वर्ष है। और जो बजट प्रस्तुत हुआ है, बजट का पूरा पीडीएफ सिंपल सटीक साधारण भाषा में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा या लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो जो लोग भी पूरे बजट को ठीक तरीके से पढ़ना चाहते हैं कि बजट में कितना कहाँ पे खर्च किया जा रहा है, सरकार का लक्ष्य क्या है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी क्लास जब हो जाएगी तो टेलीग्राम का चैनल है या व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उन दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए क्या उत्तर आ रहा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देने वाले सभी क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात करेंगे तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हम लोग केवल और केवल उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित करते हैं ना जिसका मौद्रिक माप संभव है। जिसका क्या है? मौद्रिक माप संभव है। और मौद्रिक माप का मतलब यह है कि जिसे मुद्रा रूपी पैमाने में मापा जा सकता है। और आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? आर्थिक क्रियाएं ऐसी क्रिया होती है जिसमें मुद्रा शामिल होता है, जैसे नोट व सिक्के। सो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी कह रहे हैं सबका उत्तर सही है।
अगला कि भारत में ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल से कहीं अधिक है, क्या ये बात सही है? और अगर ये बात सही है तो दूसरा स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि कुछ लोग बीमारी, जख्म होने आदि के कारण अस्थायी रूप से काम पे नहीं आ पाते हैं तो उन्हें श्रमिक नहीं माना जाएगा। अच्छा सा प्रश्न है, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। क्या उत्तर आ रहा है बताइए। तो देखिए, एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि भारत क्या है, भारत एक गांव का देश है। भारत क्या है, भारत गांव का देश है। भारत एक गांव का देश है और हमारी कुल जनसंख्या की अगर जो बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द जनसंख्या अभी भी गांवों में बिलोंग करती है। तो जब गांव से बिलोंग करेगी तो जाहिर सी बात है कि ग्रामीण एरिया में जो श्रम बल होगा वो ज्यादा होगा और शहरी एरिया में श्रम बल क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि ग्रामीण एरिया में निरक्षरता ज्यादा है ना। सो ये बात तो आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी, ये वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कुछ लोग बीमारी, जख्म आदि होने के कारण अस्थायी रूप से काम को छोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई श्रमिक है, उसको 1 महीने की मजदूरी पे रखा गया, लेकिन फिर क्या होता है कि उसे चोट लग जाती है तो 2 दिन के लिए वो चला जाता है, हॉस्पिटल चला जाता है। तो क्या आप उसको मजदूर नहीं कहेंगे? क्या आप उसको श्रमिक नहीं कहेंगे? कहेंगे भाई। ऐसा नहीं है कि अगर जो कोई श्रमिक बीमार हो जाए या जख्मी हो जाए तो आप उससे उससे श्रमिक का दर्जा ही खत्म कर लेंगे, ये बात गलत हो जाएगी। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, केवल और केवल फर्स्ट पार्ट आपका सही है। अगला, जनसंख्या शब्द से क्या अभिप्राय है? खूबसूरत सा प्रश्न है, अलग अलग परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। बताइए। रिंकू जी, सर्वेश जी, ममता शर्मा जी, चंदन कुमार जी, सुनीता गुप्ता जी, रश्मि तिवारी जी, भगवंती जी, इंदु मिश्रा जी, रोशनी जी, सरिता जी, नेहा प्रवीण जी, पुष्पा देवी जी, पीएमटी महेंद्र सिंह जी, सर्वेश कुमार जी। जनसंख्या शब्द से क्या अभिप्राय है? जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि जनसंख्या क्या होता है, जनसंख्या क्या होता है, तो हम लोग जब जनगणना होती है तो आप देखते हैं ना कि पहले हमारी, इससे पहले जो जनगणना हुई है अभी वर्तमान समय में 2011 की जनगणना हुई थी। उसके बाद अब सरकार किसी कारणवश कोविड का हवाला दे करके, जनगणना अमूमन 10 वर्ष बाद होती है, लेकिन सरकार ने कोविड का हवाला दे करके अभी तक जनगणना नहीं कराया है। लेकिन 2026 में अब स्टार्टिंग में जनगणना का प्रोसेस धीरे धीरे प्रारंभ हो रहा है। तो जनसंख्या शब्द से अभिप्राय होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में किसी समय विशेष रह रहे व्यक्तियों की कुल संख्या, जिसमें आप लोग देखते हैं ना कि बिहार की जनसंख्या कितनी है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, गोवा की जनसंख्या कितनी है। सो ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि असत्य कथन को पहचानिए। इसमें से कौन सा ऐसा कथन जो है जो असत्य है? असत्य कथन को पहचानिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा आराम से करिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा आराम से करिएगा, ठीक है। तो ये एक फैक्ट से संबंधित प्रश्न है और इस फैक्ट को ध्यान में रखिएगा कि भारत में अगर जो बात किया जाए कि ग्रामीण क्षेत्र में कितनी महिलाएं कार्यरत हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कितनी प्रतिशत महिलाएं कार्यरत हैं, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में कितनी प्रतिशत महिलाएं कार्यरत है? तो अगर जो बात करें तो ये लगभग लगभग 25% है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की रोजगार में भागीदारी लगभग लगभग 25% है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की रोजगार बाजार में भागीदारी 35% नहीं है, बल्कि ये कितनी है, लगभग लगभग 25% है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आर्थिक क्रियाओं को छांटिए। अच्छा सा प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। 8
आर्थिक क्रियाओं को 8 औद्योगिक वर्गों में बांटते हैं। कॉपी पेन पास में रख लीजिए और लिखा करिए, जो बातें मैं बता रहा हूँ उसको लिख लिया करिए, क्योंकि ये चीजें सबसे ज्यादा कंफ्यूज पेपर में करती है और इसकी प्रैक्टिस बहुत कम लोग करते हैं, ना के बराबर करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि सामान्यतः आर्थिक क्रियाओं को औद्योगिक वर्गों के आधार पे 8 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जाता है? आर्थिक क्रिया को 8 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 8 भागों में बांटा जाता है। अब वो 8 भाग कौन है? तो पहला है कृषि, पहला है कृषि, लिख लीजिए कॉपी पेन हो तो। दूसरा होता है खनन, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है खनन। तीसरा विनिर्माण, चौथा विद्युत, तीसरा विनिर्माण, चौथा विद्युत, चौथा विद्युत, पांचवा गैस, पांचवा जो है वो है आपका गैस। छठा जो है वो है आपका निर्माण कार्य, निर्माण कार्य, निर्माण कार्य। सातवां इसमें आता है आपका वाणिज्य, वाणिज्य। और आठवां इसमें आता है परिवहन, परिवहन। तो ये 8 चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि अगर जो हम लोग बात करें कि आर्थिक क्रियाओं में औद्योगिक क्षेत्र को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो 8 क्षेत्रों में 8 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें कृषि, कृषि के अंतर्गत आर्थिक क्रियाएं होंगी ही होंगी भैया। अगर जो आप खेती कर रहे हैं तो मुद्रा तो उसमें आएगा ही ना आएगा। जब आप बीज खरीदेंगे तो उसके लिए मुद्रा देंगे, जब पानी चलाएंगे तो उसके लिए मुद्रा देंगे, खनन होगा तो उसमें श्रमिक लगेंगे तो वो भी मुद्रा प्राप्त करेंगे, विनिर्माण में भी होगा, विद्युत, गैस, निर्माण कार्य, वाणिज्य और परिवहन। तो जितने लोग भी इस प्रश्न का उत्तर क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी कि कृषि एवं विनिर्माण। ठीक है, कृषि एवं विनिर्माण ये आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये स्वैच्छिक श्रमदान और वेगार ये आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ये 8 बातें आप लिख लीजिएगा, कॉपी पेन पास में रखिए। थोड़ा मेहनत करेंगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, नहीं मेहनत करेंगे तो चीजें कठिन होंगी। अब फिर ये प्रश्न है, इसे भी आपको लिख लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न मिलते नहीं है लेकिन पेपर में निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र गतिविधि नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि इसमें से कौन सी नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो अब प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? तो प्राथमिक में क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? थोड़ा रिवाइज करिए और कमेंट करके बताइए। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि एवं उत्खनन आता है, कृषि और उत्खनन आता है, मतलब जो प्रकृति के द्वारा हमें मिला है वो प्राइमरी सेक्टर में आएगा। द्वितीय सेक्टर में क्या आता है? तो द्वितीय सेक्टर में विनिर्माण आता है। द्वितीय सेक्टर में क्या आता है? तो द्वितीय सेक्टर में विनिर्माण आता है, जिसके अंतर्गत आप उद्योग की बात करते हैं, विनिर्माण आता है। ठीक है, विद्युत आता है, विद्युत। ठीक है, और अन्य प्रकार के निर्माण कार्य आते हैं, अन्य प्रकार के निर्माण कार्य आते हैं, अन्य प्रकार के निर्माण कार्य आते हैं। इसी तरीके से अगर जो तृतीय क्षेत्र की बात करें, तृतीय क्षेत्र की बात करें, तृतीय क्षेत्र की बात करें, तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत वाणिज्य परिवहन आएगा, वाणिज्य और परिवहन आता है। तो क्या उत्तर आ रहा है बताइए? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि वाणिज्य और विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति, तो ये प्राइमरी सेक्टर की गतिविधि नहीं है। ये किस सेक्टर के हैं? ये है तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र के। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि पहला और तीसरा सही हो जाएगा, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला, अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन के बिना ही अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने की घटना क्या कहलाती है? अच्छा सा प्रश्न है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन के बिना ही अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने की घटना क्या कहलाती है? मतलब रोजगार में वृद्धि नहीं हो, रोजगार में वृद्धि नहीं हो, रोजगार में वृद्धि नहीं हो, लेकिन
फिर भी उस अर्थव्यवस्था में वस्तु या सेवा का उत्पादन ज्यादा हो, अर्थात रोजगार में कमी आ रही है, रोजगार में कमी आ रही है और उस देश में उत्पादकता का स्तर बढ़ रहा है, अर्थात उत्पादन का स्तर बढ़ रहा है। तो इस प्रकार की घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रकार की घटना को रोजगारहीन समृद्धि की अवस्था बोलेंगे। सो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर किसी अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर नहीं बढ़ रहा है लेकिन इसके बावजूद भी उत्पादन का स्तर बढ़ रहा है तो इस प्रकार की समृद्धि को हम लोग रोजगारहीन समृद्धि कहा जाएगा। अगला प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश शिक्षित बेरोजगारी है, क्या ये बात सही है? और नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश मौसमी बेरोजगारी व्याप्त है, क्या ये बात सही है? बताइए। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक की संख्या बहुत कम है। क्या उत्तर आ रहा है? अब देखिए ये कॉमन सेंस की बात है, अगर जो आप इकोनॉमिक्स की थियरी को ठीक से पढ़े होंगे तो ये तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक छप जानी चाहिए बात कि देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में चूंकि अशिक्षा ज्यादा होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता ज्यादा होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता ज्यादा होती है। तो जब ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता ज्यादा होगी तो वहां पे वहां पे शिक्षित बेरोजगारी थोड़ी होगा, वहां तो अशिक्षित बेरोजगारी होगा ना, अशिक्षित बेरोजगारी होगा ना, तो ये बात तो आपकी गलत हो जाएगी। फिर आगे आइए कि नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः मौसमी बेरोजगारी होती है। नहीं भैया, मौसमी बेरोजगारी मौसम के कारण जो बेरोजगारी होती है ये ग्रामीण एरिया में मुख्यतः देखने को मिलती है, शहरी क्षेत्रों में नहीं देखने को मिलती है। शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी देखने को मिलती है और ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलती है, तो बात ये दोनों गलत हो जाएगी। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि सर जी ना तो पहला सही होगा और ना ही दूसरा सही होगा, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुटुंबश्री किस प्रदेश का कार्यक्रम है? एक बार नहीं, अलग अलग परीक्षाओं में ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, थोड़ा आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिएगा। क्या उत्तर आ रहा है कि कुटुंबश्री किस प्रदेश का कार्यक्रम है? ठीक है। तो कुटुंबश्री जो योजना है ये केरल सरकार के द्वारा चलाई जाती है और इसमें कुटुंबश्री योजना केरल सरकार के द्वारा चलाई जाती है और इस योजना को चलाने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि महिलाओं को रोजगार प्रोवाइड किया जाए, महिलाओं को रोजगार का सृजन कराया जाए, रोजगार सृजन कराया जाए। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी आप डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। तो याद रखिएगा कि कुटुंबश्री किस प्रदेश का कार्यक्रम है, तो कुटुंबश्री केरल राज्य के द्वारा चलाया जाता है और इसके अंतर्गत महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए महिलाओं को रोजगार के सृजन की बात की जाती है, अर्थात महिलाओं को रोजगार देने की बात की जाती है। अगला प्रश्न है कि स्वयं सहायता समूह ने किसके सशक्तिकरण में सर्वाधिक योगदान दिया? खूबसूरत सा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन बार बार ये पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़ा आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिएगा और हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है जहाँ पे एक रणनीति के तहत सारी चीजें आपको दी जा रही है, कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी ढंग से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। एक बार अगर इकोनॉमिक्स की थियरी को ठीक से पढ़ लिए तो फिर गलती होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। तो सिंपल सटीक भाषा में अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं, अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अनुसार ही सारी चीजें कराई जा रही है, कंप्लीट थियरी पढ़ाया जा रहा है, कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है। एक तरफ थियरी पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करिए, टेस्ट दिया जा रहा है, सप्ताह में एक टेस्ट दीजिए, गलतियों को पहचानिए, उसमें सुधार करिए, प्रीवियस ईयर को पढ़िए, करंट वहां पे दिया जा रहा है, सारी चीजें दी जा रही है। ईमानदारी से 1.5-2 घंटे मुझे एप्लीकेशन पे 1.5-2 घंटे यूट्यूब पे फॉलो करते रहिए, सारी चीजें आपकी कवर हो जाने वाली है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप उसको जिस परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा का कोर्स वहां से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर स्वयं सहायता समूह ने किसके सशक्तिकरण में सर्वाधिक योगदान दिया है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कि स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं के सशक्तिकरण में
सर्वाधिक योगदान दिया है, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसके अंतर्गत महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि स्वयं सहायता समूहों ने किसके सशक्तिकरण में सर्वाधिक योगदान दिया है, तो वो है महिलाएं। अगला, कृषि विपणन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होता है। कृषि विपणन प्रक्रिया में क्या सम्मिलित नहीं होता है? अब बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि कृषि विपणन का मतलब क्या होता है या कृषि विपणन प्रक्रिया क्या होती है, बताइए। ठीक है, तो कृषि विपणन प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत देश भर में उत्पादित कृषि पदार्थ का संग्रह, भंडारण, पैकिंग, परिवहन, वर्गीकरण और वितरण किया जाता है। ठीक है, सो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसमें पूछ रहा है कि कृषि विपणन प्रक्रिया में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसमें उत्पादन सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। ध्यान रखिए मैं क्या आपसे बोल रहा हूं कि कृषि विपणन प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें देश भर में उत्पादित कृषि पदार्थों का संग्रह होता है, भंडारण होता है, पैकिंग होता है, परिवहन, वर्गीकरण होता है और वस्तु का वितरण होता है। तो भंडारण, प्रसंस्करण और परिवहन तो होता है, लेकिन इसमें उत्पादन की कहीं कोई बात नहीं होती है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है कि तनवा नामक परियोजना किस राज्य में प्रारंभ की गई? खूबसूरत सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा कि तनवा नामक एक परियोजना है जो तमिलनाडु सरकार के द्वारा चलाई जाती है। और अब जब आप कोई भी योजना पढ़ रहे हैं तो उसका उद्देश्य आप जरूर पढ़िए। तो तनवा नामक योजना तमिलनाडु में चलाई जा रही है और इसके अंतर्गत महिलाओं को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है। तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है, तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि ये स्वरोजगार उत्पन्न कर पाए, स्वरोजगार उत्पन्न कर पाए। तो ध्यान रखिएगा कि तनवा नामक परियोजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि तमिलनाडु में रह रहे महिलाओं को टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण दिया जाए, तकनीकी का प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो अपने स्वरोजगार में वृद्धि कर सके। सो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में बागवानी क्षेत्रक सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? खूबसूरत सा प्रश्न है, आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए। सुनीता शर्मा जी, अक्षय गौरी जी, सुनीता गुप्ता जी, शक्ति जी, सरिता जी, पिंकी जी, नैना यादव जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, चंदन कुमार जी, सुमन शर्मा जी, सर्वेश कुमार जी, नैना यादव जी, राजन सिंह जी, तस्नीम खान जी, सरिता जी। तो सभी लोग, सबका नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं है लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करते रहा करिए। जतिन यादव जी, अक्षय गौरी जी, अभिजीत तिवारी जी, महेंद्र सिंह जी, मंजुला शर्मा जी, चलिए पुष्पा देवी जी, पिंकी जी, नौशाद अली जी। क्या उत्तर आ रहा है? गोलू राज जी क्या उत्तर आ रहा है? सी बोल रहे हैं सभी लोग। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि भारत में बागवानी क्षेत्रक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग कितना है? 6% है। सो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी? आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये भी बच्चों वाला प्रश्न है। ठीक है, तो आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत जो होती है वो अक्टूबर 2014 में होती है। और इस योजना को चलाने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि प्रत्येक सांसद जो होंगे वो क्या करेंगे? एक गांव को गोद लेंगे। प्रत्येक सांसद क्या करेंगे? एक गांव को गोद लेंगे और उस गांव को वो स्मार्ट गांव बनाएंगे। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इसमें सफलता देखने को कहीं पे मिली नहीं है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि
आदर्श सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब होती है? तो अक्टूबर 2014 को होती है। और सांसद आदर्श ग्राम योजना है क्या? तो सांसद ग्राम आदर्श योजना के अंतर्गत ये कहा गया कि प्रत्येक सांसद एक गांव को गोद लेंगे और उस गांव को स्मार्ट गांव वो बनाने का प्रयास करेंगे, अर्थात वहां पे स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी, वहां पे बिजली बेहतर होगा, वहां पे परिवहन बेहतर होगा। सो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला है कि मानव संसाधन को मानव पूंजी के रूप में परिवर्तित करने के लिए मानव पूंजी निवेश करने की भी आवश्यकता होती है। क्या ये बात सही है? थोड़ा ठंडे दिमाग से और थोड़ा आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिएगा। क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर, अब देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होगा कि पता होना चाहिए कि मानव पूंजी क्या होता है। मानव पूंजी का क्या होता है? जैसे जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, वो क्यों चाहते हैं कि हमारा बच्चा शिक्षित हो जाए? वो क्यों चाहते हैं कि हमारा बच्चा स्वस्थ रहे? तो माता पिता इसीलिए तो शिक्षा प्रोवाइड करते हैं अपने बच्चों को कि हमारा बच्चा या हमारी बच्ची एक बार जब पढ़ लेगी, शिक्षित हो जाएगी, तो वो रोजगार का सृजन कर पाएंगे, वो उत्पादन कर पाएंगे, वो पैसा कमा पाएंगे। तो मानव पूंजी के विकास का मतलब ये होता है कि मनुष्य की बुद्धि का विकास करना, अर्थात मनुष्य के कौशल का विकास करना। मानव पूंजी के विकास का मतलब क्या है? कि मनुष्य के कौशल का विकास करना, ताकि अगर आप कौशलपूर्ण रहेंगे, कौशल का विकास होगा, तो ऐसी स्थिति में आप उत्पादन किसी वस्तु का करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें पर्याप्त सफल होंगे। विदाउट अ क्वेश्चन ये बात 100% आपकी सही हो जाएगी कि मानव संसाधन को मानव पूंजी के रूप में परिवर्तित करने के लिए मानव पूंजी में निवेश की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। अगर जो आपको अपने कौशल का विकास करना है तो आपको शिक्षा प्राप्त करना होगा ना, आपको शिक्षा प्राप्त करना होगा। और जब शिक्षा प्राप्त करेंगे तो भैया फ्री में तो शिक्षा आज के समय में मिलती नहीं है। फ्री के समय में आज के समय में शिक्षा नहीं मिलती है। तो अगर आप किसी के कौशल का विकास करना चाहते हैं तो उसे आपको शिक्षित करना पड़ेगा, और शिक्षित करना पड़ेगा तो उसमें पूंजी निवेश की जरूरत होगी। इतना सारा कांग्रेचुलेशन क्यों बोल रहे हैं भाई? किसको बोल रहे हैं? क्या हुआ? किसी का सिलेक्शन हुआ क्या? चलिए आगे देखिए कि शिक्षित श्रम शक्ति की उपलब्धता नई प्रौद्योगिकी को अपनाने में भी सहायक होगी। बिल्कुल ठीक है भैया। अगर जो आप शिक्षित होंगे तो अच्छी टेक्नोलॉजी आपके पास आएगी तो उसको आप क्या कर लेंगे? उसका उपयोग कर लेंगे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं कि सर ए और बी दोनों ठीक है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, और बजट, जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसकी पूरी पीडीएफ सिंपल सटीक साधारण भाषा में लाइव स्टडी इलाहाबाद के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो अभी जब क्लास खत्म होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के टेलीग्राम चैनल को चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो लोग भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। रोज आप लोगों की क्लास होती है, रोज शाम को 7:10 पे मैं लाइव आ जाता हूँ। क्या उत्तर आ रहा है बताइए? चलिए मैं आप लोगों के कमेंट को देख नहीं पा रहा हूँ, बट कोई हमारा छात्र है जो सफल हुआ है, सक्सेस हुआ है। अभी एक और परीक्षा हुई थी तो ईएमआरएस की, तो उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने मुझे कॉल किया, कहा कि सर हमारा टीयर 1 में हो गया है, तो अब आगे की तैयारी आप लोग करिए। ठीक है, तो जो लोग भी जहाँ भी सफल हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से और लाइव स्टडी इलाहाबाद की टीम की तरफ से। अगर जो आपने मुझे अच्छे से फॉलो किया है, अच्छे से आपने मुझे देखा है, तो आपको पता होगा कि मेहनत मैं आप लोगों के साथ खूब करता हूँ। अब वो बात अलग है कि जैसे अन्य कोचिंग क्लासेस वाले ड्रामा क्रिएट करते हैं कि ये हमारे स्टूडेंट हैं यहाँ सफल हो गए, ये हमारे स्टूडेंट है वहाँ सफल हो गए, तो उस प्रकार का ड्रामा मैं क्रिएट कर नहीं पाता हूँ। लेकिन वाकई में जब आप लोग सेलेक्ट होते हैं और जब आप लोग मुझे कॉल करते हैं, जब आप लोग मुझसे मिलते हैं, जब बताते हैं कि सर आपकी क्लास देख करके खुशी हुई, आपकी क्लास देख करके सिलेक्शन मिला, तो यही हमारा अचीवमेंट है और वहाँ पे हमें अपार खुशी मिलती है ना।
सो क्या उत्तर आ रहा है भाई, बताइए। तो आप सफल हो। एक जो सच्चा टीचर होता है ना, उसे सबसे ज्यादा खुशी तभी होती है जब उसका स्टूडेंट क्या हो, सफल हो। और मेहनत करिए, मेरे द्वारा सारे कंटेंट दिए जा रहे हैं। कोई भी, इतने सारे लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बहुत लोग बहुत दिनों से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आप इस बात को समझते होंगे, अगर आप मेहनत से मुझे पढ़ रहे होंगे, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं है जो छोड़ता हूँ। सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है, बशर्ते आप कितना मेहनत कर रहे हैं इस बात पे मैटर करता है। चलिए अब आते हैं अपने सेशन की तरफ कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर प्रवसन का मुख्य कारण क्या है। तो इजी सी बात है भैया, अब आप कहीं भी देखेंगे, किसी भी गांव में आप देखेंगे तो दो चार लोग ऐसे मिल जाएंगे कि कोई दिल्ली गया है, कोई मुंबई गया है, कोई बेंगलोर गया है, कोई सऊदी अरेबिया गया है, कोई अमेरिका गया है, कोई कनाडा गया है कि नहीं है। किसी भी गांव में आप जाएंगे तो ऐसा देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया ग्रामीण एरिया में बुनियादी सुविधाएं ना के बराबर है, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन कम है। तो ऐसी स्थिति में अगर जो आपको रोजगार चाहिए तो आपको शहरों की ओर भागना ही पड़ेगा। सो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, असत्य कथन की पहचान करिए। असत्य कथन की पहचान करिए। असत्य कथन की पहचान करिए। चलिए भाई, असत्य कथन इसमें से कौन सा होगा? ठीक है, तो देखिए, जो भौतिक पूंजी होती है ना, भौतिक पूंजी किसी भी अन्य वस्तु की भांति दृश्य होती है। भौतिक पूंजी क्या होती है? वस्तुओं के जैसे देखी जाती है, मतलब उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि भौतिक पूंजी किसी अन्य वस्तु की भांति क्या होती है? दृश्य होती है। बात तो ये सही है, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा सही नहीं है। तो ये वाली बात तो सही हो जाएगी। ठीक है, और मानव पूंजी भी भौतिक पूंजी की भांति दृश्य होती है। नहीं भैया, मानव पूंजी भौतिक पूंजी के जैसे दृश्य नहीं होती है, बल्कि ये क्या होती है? अदृश्य होती है। अब आप कहेंगे कि सर जी, मानव पूंजी कैसे अदृश्य होती है? मानव पूंजी कैसे अदृश्य होती है? तो आपकी जो मानसिक क्षमता है, क्या उसको देखा जा सकता है? आप कितने बुद्धिमान हैं, आप कितने शिक्षित हैं, क्या इस बात को देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता है। तो मानव पूंजी दृश्य नहीं होती है, अदृश्य होती है। आप कितने स्वच्छ, आप कितने स्वस्थ हैं, क्या आपको बाहर से देखने से पता लग सकता है? आपका दिमाग कितना तेज है, क्या कोई एग्जैक्ट बता सकता है? आप शिक्षित कितने हैं, आप आपके पास कौशल कितना है, क्या ये कोई बता सकता है? नहीं बता सकता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोलेंगे कि सर जी केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सभी लोग का उत्तर ठीक है। मैक्सिमम डी बोले, मैक्सिमम डी बोले हैं, मैक्सिमम डी बोले हैं, जितने भी डी बोल रहे हैं सब गलत हो रहा है। मानव पूंजी का मतलब क्या होता है? मानव पूंजी का यही तो मतलब होता है ना कि आप शिक्षित हो, आप कौशलवान हो। तो आपकी शिक्षा को और आपके कौशल को, आपके मस्तिष्क को क्या देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता है ना, तो ये अदृश्य होगा। सो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मानव पूंजी की अवधारणा किसे श्रम की उत्पादकता बढ़ाने का माध्यम मानती है? एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा कंसंट्रेट हो जाइएगा, थोड़ा धैर्य से प्रश्न को पढ़िएगा, सिलेक्शन बहुत दूर नहीं है ना। मेहनत करते रहिए, क्या पता कि सफलता एक कदम बस दूर हो, है ना। मेहनत करते रहिए, एक न एक दिन वो समय जरूर आएगा जब आप कहेंगे कि जिंदगी में हमने बहुत संघर्ष किया और अब सफलता हमें मिल गई। तो लगे रहिए, प्रयास करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, निश्चित तौर पे सिलेक्शन होगा। अगर आपने मेहनत किया है तो आपका मेहनत जाया नहीं जाएगा, क्योंकि जो मेहनत होता है ना, वो जाया नहीं जाता है। एक बार अगर जो आपने ठीक से मेहनत किया है तो आपका मेहनत आपको प्रतिफल जरूर देगा, विदाउट अ क्वेश्चन। क्या उत्तर आ रहा है कि मानव पूंजी की अवधारणा किसे श्रम की उत्पादकता बढ़ाने का माध्यम बनाती है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, वही तो मैं बोल रहा था कि मानव पूंजी का मतलब होता है कि आपकी शिक्षा
और आपके स्वास्थ्य को देखा जाता है। अगर जो आप शिक्षित हैं, बहुत ज्यादा आपके पास ज्ञान है और अगर आप स्वस्थ हैं तो हम कहेंगे कि मानव पूंजी का देश में विकास हो रहा है। तो मानव पूंजी की अवधारणा किसी श्रम की उत्पादकता बढ़ाने के माध्यम से की जाती है, तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य। अगर जो आप शिक्षित होंगे, अगर जो आप स्वस्थ होंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या मिलेगा, जब कोई टेक्नोलॉजी मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि उस टेक्नोलॉजी का ठीक तरीके से प्रयोग करके आप अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। अगला, थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना होगा, 1 सेकेंड रुक जाइए। और ये जितने सारे भी प्रश्न आ रहे हैं ना, ये डायरेक्ट आप लोग के पेपर में पूछे जाते हैं प्रश्न। थोड़ा आराम से और धैर्य से प्रश्न को किया करिए। क्या उत्तर आ रहा है बताइए। जतिन यादव जी, रितिका यादव जी, सुमन शर्मा जी, रश्मि तिवारी जी, पुष्पा देवी जी, चंद्रजीत यादव जी, नैना यादव जी, जार्जी वर्मा जी, अवनीत जी, सर्वेश जी, नेहा जी, पुष्पा जी, शक्ति जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक की संख्या बहुत कम है। क्या उत्तर आ रहा है? तो वही कॉन्सेप्ट का प्रश्न है जो कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात कर रहे थे। कुल शिक्षा व्यय का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्राथमिक शिक्षा पे खर्च होता है, क्या ये बात सही है? तो हाँ भैया, बात तो ये सही है, क्योंकि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो निरंतर रूप से बढ़ रही है और हमारे देश की सरकार ने ही कहा है कि हम 6 वर्ष से लेकर के और 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देंगे। 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देंगे। ठीक है, ये हमारी सरकार कहती है। ठीक है, तो देखिए, कुल शिक्षा व्यय का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्राथमिक शिक्षा पे खर्च होता है, देयर इज नो डाउट, बात ठीक है। और उच्चतर शैक्षिक संस्थानों पर होने वाला व्यय सबसे कम होता है। तो बात अगर जो ठीक है, अगर जो प्राइमरी स्कूल की बात करें और उच्च संस्थानों की बात करें, तो उसके तुलना में जैसे यूनिवर्सिटी की बात करें, तो भारत में कितनी यूनिवर्सिटियां हैं? यूनिवर्सिटी की बात करें और प्राइमरी स्कूल की बात करें, तो जाहिर सी बात है कि प्राइमरी स्कूल ज्यादा मिलेंगे, यूनिवर्सिटी कम मिलेंगे, तो बात तो ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद औसत रूप से सरकार उच्चतर शिक्षा पर बहुत कम व्यय करती है, बात ठीक है, किंतु प्रति विद्यार्थी उच्चतर शिक्षा पर व्यय प्राथमिक शिक्षा की तुलना में उच्च होता है, बात बिल्कुल ठीक है। अभी आप जब जेआरएफ हो जाएंगे, जो रिसर्चर होते हैं उनको गवर्नमेंट क्या देती है? स्कॉलरशिप देती है कि नहीं देती है? तो ये बात तो सही है कि प्राइमरी स्कूल में आप पढ़ने जा रहे हैं तो आपको एक शिक्षक मिल जाएगा, एक बोर्ड मिल जाएगा, डेस्क मिल जाएगा, आप साल भर गिनती पारा पढ़ते रहे। लेकिन अगर जो आप उच्च शिक्षा में पढ़ रहे हैं, अगर जो उच्चतर संस्था में पढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी चीजों की वहां पे आपको जरूरत पड़ती है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि सर ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला, भारत में शिक्षा पर व्यय के लिए कौन उत्तरदायी है? खूबसूरत सा प्रश्न है। भारत पर शिक्षा व्यय कौन करता है भाई बताइए? भारत में शिक्षा पर व्यय कौन करता है? तो देखिए, प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था कौन करती है? राज्य सरकार करती है। और यूनिवर्सिटी की व्यवस्था कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। सो इजी सी बात है कि उपरोक्त दोनों, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यूनिवर्सिटी का संबंध किससे होता है? केंद्र सरकार से होता है। और राज्य सरकार आपको प्राइमरी शिक्षा प्रोवाइड करती है। सो ऑप्शन नंबर सी, भारत में शिक्षा पे व्यय केंद्र सरकार भी करता है और राज्य सरकार भी करता है। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव संसाधन को सही अर्थों में परिभाषित करता है? अब मानव संसाधन को सही अर्थों में कौन सा विकल्प परिभाषित करता है बताइए। अब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और अगर जो आपको मानव संसाधन के बारे में नहीं पता है तो आप थियरी जरूर पढ़िए, ठीक है ना, थियरी पढ़िए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो थियरी नहीं पढ़ते, और जब आप थियरी नहीं पढ़ते हैं तो बहुत सारे टर्म ऐसे होते हैं जिसको आप समझ ही नहीं पाते हैं, और वो टर्म बहुत आसान होते हैं, बच्चों वाले टर्म होते हैं, लेकिन फिर भी आप उसे नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए थियरी जरूर पढ़िए।
मानव संसाधन, तो हम यही तो कह रहे थे ना कि अगर जो हमें अपने देश में मानव संसाधन का विकास करना है तो हमें मानव पूंजी का विकास करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? मानव पूंजी का विकास करना पड़ेगा। और मानव पूंजी के विकास का मतलब क्या होगा कि आप आपको अच्छी शिक्षा आपको अच्छी शिक्षा मिले और आपको अच्छा कौशल मिले, आपको अच्छी शिक्षा और आपको अच्छा कौशल मिले ताकि इसका प्रयोग करके आप अपनी उत्पादकता को बढ़ा पाए। तो उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश में कार्यरत लोग। सो ऑप्शन नंबर डी, जितने लोग भी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक होगा। तो ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव संसाधन को सही अर्थों में परिभाषित करता है? तो उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश में कार्यरत लोग। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से मानव पूंजी में निवेश किसे माना जाता है? अब वही देखिए, एक ही कॉन्सेप्ट के प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं। मैं वही आपसे बता रहा था कि मानव पूंजी किसे कही जाएगी। तो मानव पूंजी का मतलब ये होता है कि आपके कौशल में विकास हो, आप अच्छे शिक्षित रहेंगे तो बढ़िया उत्पादन करेंगे, अगर जो आपके पास क्षमता होगी तो आप बढ़िया उत्पादन करेंगे। तो बताइए क्या उत्तर आ रहा है? सो आराम से देखिए, गलती हो रही है। क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं। ये जितने भी डी बोलने वाले हैं दिमाग कहाँ रख के आए? डी वाले दिमाग कहाँ रखे? आप लोग कहाँ रखे हैं दिमाग? कहाँ पे है? देखिए, शिक्षा एवं प्रशिक्षण पे जब निवेश होगा तो जाहिर सी बात है कि इससे लोगों को शिक्षा मिलेगी, विदाउट अ क्वेश्चन, बात तो ठीक हो जाएगी। उद्योग पर उद्योगों को लगाने में निवेश, अगर जो उद्योग पे निवेश किया जा रहा है तो वो तो वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित है ना, वो वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित है ना, इससे लोगों का विकास कैसे होगा? नहीं होगा ना, तो ये बात तो आपकी गलत हो जाएगी। चिकित्सा सेवाओं में निवेश, बात ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अर्थात अगर जो आपको अच्छी शिक्षा मिले, अगर जो आपको अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मिलेगा तभी तो आप अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर पाएंगे। सो ऑप्शन नंबर सी, जितने लोग भी बोल रहे हैं पहला और तीसरा सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम में पारित हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अलग अलग परीक्षाओं में बार बार ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? और बहुत ज्यादा थॉट में मत उलझे रहिए। जिंदगी में एक दिन में आपके दिमाग में हजारों लाखों थॉट आते हैं और उस थॉट को कंट्रोल करने में बड़ी कठिनाई होती है। तो जिंदगी में अगर जो कोई एक थॉट आपने बना लिया है कि हमें इस तरीके से पढ़ना है तो उसे आप नियमित रूप से फॉलो करिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूँ कि एक बार अपना वो शेड्यूल किसी अन्य तरीके से बनाते हैं, फिर 2-4 दिन पढ़ते हैं, फिर शेड्यूल टूट जाता है, फिर अन्य तरीके से बनाने लगते हैं। तब तक कोई किताब खरीद के लेके चले आते हैं तो वो अलग तरीके से पढ़ने लगते हैं। 2-3 बातें बहुत जरूरी जरूरी मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो भी आपके पास नोट्स है, जो भी आप कंटेंट पढ़ रहे हैं, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं और जिन चीजों को आप बार बार पढ़े हैं, जो चीजें आपकी स्ट्रांग है, उस किताब को, उस नोट्स को या उस क्लास को कभी मत छोड़िएगा। तब तक मत छोड़िएगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है ना, जो आपका कोर है। क्योंकि बहुत लोग को मैं देखता हूँ आधा अधूरा इधर से पढ़े उसको फेंक दिए, फिर आधा अधूरा इधर से पढ़े, ऐसे आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं बढ़ेगा। अगर जो आप, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि एप्लीकेशन पे आप पढ़े, तो जितनी भी क्लासेस मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ठीक से बार बार पढ़िए, रिवाइज करिए। यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस पढ़ा रहा हूँ उसको बार बार पढ़िए, रिवाइज करिए। जो आप नोट्स बना रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, उससे अपना बार बार रिवीजन करिए। तब तक करिए जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। बाकी इधर उधर भागा दौड़ी करने से केवल और केवल कंफ्यूजन होगा और कुछ होगा नहीं। तो भागा दौड़ी मत करिएगा। क्या उत्तर आएगा भाई? कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन जब पढ़ने की बारी आती है तो पढ़ते ही नहीं है। तो नहीं पढ़ेंगे तो हमारे पास कोई जादू की झड़ी थोड़ी है कि मैं आपको जादू की छड़ी दे दूंगा और कहूंगा कि तथास्तु जाइए आप सफल हो गए। अगर जो ऐसा होता है तो हमारे आसपास जितने हैं सबको नौकरी दिलवा देते। नौकरी उसी को मिलेगी जो मेहनत से पढ़ेगा, जो कंटेंट को पढ़ेगा, जो बार बार रिवीजन करेगा, जो सिंसियरिटी के साथ फॉलो करेगा चीजों को, है ना। क्या उत्तर आ रहा है बताइए?
कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया था? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं कि 2009 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत कहा गया कि जो भी बच्चे 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच में है, 6 से 14 वर्ष के बीच में जो है बच्चे, उनको सरकार क्या करेगी? मुफ्त रूप से शिक्षा प्रोवाइड करेगी। सो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत सरकार द्वारा लगाई गई शिक्षा उपकर की दर क्या है? अब उपकर क्या होता है बहुत लोग को नहीं पता होगा। उपकर क्या होता है? पुराने छात्र आप लोग बताइए, आपसे ही उम्मीद है मुझे। उपकर क्या होता है बताइए सभी लोग। उपकर क्या होता है? कोई कह रहा है कि सर जी कभी कभी पढ़ने को मन नहीं करता है। देखिए ये ह्यूमन बिहेवियर है कि आप भी मशीन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप चाहें कि एक जैसे चीजें चले तो चलती रहेंगी। 365 दिन होता है, 365 दिन में 350 दिन एक रूटीन को फॉलो करने का प्रयास करिए, है ना? क्योंकि अगर जो कंटिन्यूटी टूटती है तो भी समस्या है ना? कंटिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए। ये भी नहीं है कि आप रोज पढ़ ही पाएंगे, कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन फिर भी 365 दिन में 350 दिन पढ़ने का प्रयास करिए। क्योंकि कंटिन्यूटी और हार्ड वर्क, बहुत लोग कहते हैं हमको मोटिवेशन चाहिए, हमको सफलता प्राप्त करनी है। कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, केवल और केवल दो चीजें ध्यान में रखिए, कंटिन्यू रहिए और हार्ड वर्क करिए। वो आपको दुनिया में किसी दूसरे से मोटिवेशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कंटिन्यू रहिए और मेहनत से पढ़िए, 2 ही घंटे पढ़िए, 4 ही घंटे पढ़िए, लेकिन रोज रोज पढ़िए। कहीं किसी से कोई मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं होगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ये लगभग लगभग 2% है। ठीक है, ठीक है। तो भारत सरकार द्वारा लगाई गई शिक्षा उपकर की दर क्या होती है? तो ये लगभग लगभग 2% है। और ये क्यों लगाई जाती है? इसलिए लगाई जाती है ताकि सरकार शिक्षा का विकास कर सके। सो ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए और विचार करके सही उत्तर का चयन करिए। टेस्ट कराऊंगा, टेस्ट कराऊंगा, जल्दी ही कराऊंगा। क्या उत्तर आ रहा है? एक सेकेंड, बिहार में शायद कोई वैकेंसी आई है क्या? बिहार में रिवेन्यू ऑफिसर की वैकेंसी आई है। चलिए ठीक है, अभी इस पे मैं चर्चा बाद में करूंगा। इस सेशन को देखते हैं पहले। क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है? कि निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए और विचार करके आपको बताना है मुद्रा के संदर्भ में कि चलिए बताइए कि भविष्य के लिए धन का संचय मुद्रा के रूप में किया जाता है। बात बिल्कुल ठीक है। अगर जो आपने 1 लाख रुपए, मान लीजिए कि आपने 2 लाख रुपए सेव किया है, बचत किया है, तो अब ये 2 लाख रुपए आप भविष्य में तो यूज करेंगे ही करेंगे ना, विदाउट अ क्वेश्चन। बात तो 100% ठीक हो जाएगी कि भविष्य के लिए धन का संचय मुद्रा के रूप में किया जाता है। आपने पैसा कुछ ना कुछ अपने पास तो रखा होगा, ठीक है, तो भविष्य में ही तो यूज करेंगे, तो बात ठीक है। मुद्रा एक नाशवान वस्तु है? नहीं भैया, मुद्रा एक नाशवान वस्तु नहीं है। आरबीआई कहता है कि अगर जो आपके पास फटे पुराने नोट है तो आप इसे बैंक में जमा करके उसके एवज में आप करेंसी ले लीजिए, तो ये बात तो गलत हो जाएगी। अगला है कि मुद्रा किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी समय ग्रहण करने के योग्य है। बात बिल्कुल ठीक है। अगर जो पूरे भारत की बात करें, पूरे भारत की बात करें
तो 24 घंटा आपके पास अगर जो 10 रुपए की नोट है, 50 रुपए की नोट है, 100 रुपए की नोट है, 500 रुपए की नोट है, तो इसके वैल्यू के बराबर आप किसी भी वस्तु को परचेज कर सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। सो ऑप्शन नंबर सी, जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित परिसंपत्तियों में से कौन सबसे ज्यादा तरल है? इसमें से कौन सबसे ज्यादा तरल है भाई? अच्छा सा प्रश्न है, बताइए। निम्नलिखित में से सबसे तरल, तरलता का मतलब क्या होता है कि जिसके अंतर्गत तीव्र पलायन की क्षमता विद्यमान हो। तीव्र पलायन अर्थात जो एक जगह से दूसरे जगह आसानी से हस्तांतरित हो जाए, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? सबसे ज्यादा तरल। और जैसे मुद्रा है, तो मुद्रा सबसे ज्यादा तरल है। आप 100 रुपए की नोट मार्केट लेके जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, सब्जी वाला किसी और को देता है, वो जिसको देता है वो किसी और को देता है, तो एक ही हाथों से कई बार होकर के मुद्रा गुजरती है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि मुद्रा सबसे तरल है। ठीक है, आगे, कि मुद्रा की एक इकाई अवधि में जितनी बार हस्तांतरित किया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा? अच्छा सा प्रश्न है। मुद्रा की एक इकाई अवधि में जितनी बार हस्तांतरण किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? और जो लोग भी क्या उत्तर आ रहा है? एक सेकेंड। जो लोग भी एप्लीकेशन पे एडमिशन ले रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए। जब आपने कोर्स परचेज किया है तो उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए। अभी कुछ देर बाद आपको बैच में ऐड करा के सारे प्रोसीजर को समझा दिया जाएगा। बताइए। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि ये क्या होता है? मुद्रा का संचलन वेग होता है, जिसे किससे व्यक्त करते हैं? भी से व्यक्त करते हैं। तो मुद्रा की एक इकाई का एक इकाई अवधि में जितनी बार हस्तांतरण किया जाता है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? मुद्रा का संचलन वेग बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी, जितने लोग भी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला, कि ब्याज की दर में गिरावट से क्या होगा? अगर जो अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर में कमी आ रही है तो उससे क्या होगा? अब इसके जगह पे पूछ दे कि बैंक दर में कमी आएगी तो क्या होगा? बैंक दर बैंक दर बैंक दर कम हो और ब्याज दर कम हो तो इससे क्या देखने को मिलेगा? बताइए। बैंक दर का मतलब क्या होता है? ये हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, ये हमारे देश का वाणिज्यिक बैंक है, और ये रहे हम लोग अर्थात देश की जनता। ये रहे हम लोग अर्थात देश की जनता। तो जब केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है तो जो दर वसूल करता है उसे ही हम लोग बोलते हैं बैंक दर। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक दर। और जब वाणिज्यिक बैंक जनता से लेन देन करता है तो उस पे जो दर लगता है उसे हम लोग बोलते हैं ब्याज दर। ठीक है। जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को अल्पकाल के लिए ऋण देती है तो उसे रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, उस पे जो रेट लगता है वो रेपो रेट होता है। ठीक है। और जब वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को अल्पकालीन ऋण देती है तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है। तो अब बता दीजिए इस प्रश्न का उत्तर कि ब्याज दर में गिरावट। अब ब्याज दर में गिरावट का मतलब आ रहा है, ब्याज दर में गिरावट हो रहा है, सो इसका सीधी मतलब ये है कि अब एज ए मुद्रा के उपयोगकर्ता आपको कम ब्याज देना है। अब आपको पहले ज्यादा ब्याज देते थे, अब आपको कम ब्याज देना है। तो जब कम ब्याज देना है तो ज्यादा सी बात है कि आपके पास मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि जो पैसा आप ब्याज में दे रहे थे अब तो वो आप ही के पास आ रहा है, तो मुद्रा की पूर्ति में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि थियरी आप लोग जरूर पढ़ा करिए। अब बहुत लोग को नहीं पता होगा कि भैया रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक दर क्या होता है, वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है, तरलता अनुपात क्या होता है, और यहाँ से निश्चित तौर से एक प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए
कि मुद्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट में सही विकल्प का चुनाव करिए। रोज आप लोगों की क्लास 7:10 से लाइव होती है और मैं तब तक बना रहूंगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। बशर्ते मेहनत से पढ़िए, कंटेंट देना मेरी जिम्मेदारी है और ये जितनी भी चीजें मैं दे रहा हूँ, जितना एप्लीकेशन पे पढ़ा रहा हूँ, जितना यूट्यूब पे करा रहा हूँ, इससे ज्यादा कहीं से कुछ कलेक्ट करने की आपको जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इतने सारे माध्यम से हम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं। कंप्लीट थियरी जितने भी यूनिट आपके इकोनॉमिक्स में बनते हैं, सारे यूनिट को एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं। कंप्लीट मैं खुद की हैंडराइटिंग का लिखा हुआ नोट सिंपल सटीक साधारण भाषा में दे रहा हूँ। टेस्ट के माध्यम से आप अपनी गलतियों को दूर करिए, उसमें सुधार करिए। प्रीवियस ईयर दे रहा हूँ, करेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, इतनी सारी चीजों को एप्लीकेशन पे फॉलो करेंगे। यूट्यूब पे रोज आप लोगों की क्लास होती रहती है, प्रश्न कहाँ से आएंगे? ईमानदारी से 1.5-2 घंटे मुझे एप्लीकेशन पे और 1.5-2 घंटे यूट्यूब पे जरूर फॉलो करते रहिए, ठीक है। और क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि मुद्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और नीचे दिए गए कूट का आपको क्या करना है, चयन करना है। बहुत सारी गलतियां आ रही है, कुछ लोग सी बोल रहे हैं, कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग सी बोल रहे हैं, कुछ लोग ए बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो भारत में करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है, बिल्कुल ठीक है। केंद्रीय बैंक के पास एकाधिकार है मुद्रा जारी करने का, है कि नहीं है? तो ये बात तो आपकी ठीक हो जाएगी। और करेंसी नोट एवं सिक्कों के अतिरिक्त व्यवसायिक बैंकों में लोगों द्वारा जमा किए गए बचत खाते एवं चालू खाते को भी मुद्रा कहा जाता है। तो बात तो ये भी ठीक है, जब आप M1, M2, M3, M4 का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो वहां पे बचत और चालू तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि पहला ठीक है और दूसरा भी ठीक है, सभी लोग का उत्तर सही है। अगला, हाँ, बजट का PDF मैंने लाइव स्टडी इलाहाबाद के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है और लाइव स्टडी इलाहाबाद के व्हाट्सएप चैनल पे भी डाल दिया है। तो जो लोग भी अभी तक उस PDF को नहीं देखे हैं जरूर देखिएगा, आपके बुद्धि का विकास होगा जब बजट को देखेंगे तो, है ना। मुद्रा को समझने में बड़ी आसानी होगी, राजस्व को समझने में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि वही सारी चीजें आपको पढ़नी होती है। क्या उत्तर आ रहा है भाई, बताइए। क्या बोल रहे हैं? ऐसी जमाएं जो खाताधारी की मांग पर बैंक द्वारा भुगतान योग्य होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं मांग जमा, ठीक है। तो जैसे पैसा जब आप बैंक में जमा करते हैं और जब चाहे तब आप निकाल लें, तो वो किस प्रकार की जमाएं होती है? वो होती है मांग जमा। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसी जमाएं जो खाताधारी की मांग पर बैंक द्वारा भुगतान योग्य होती है। जैसे मान लीजिए जो पैसा आप बैंक में एक तो होता है फिक्स डिपॉजिट अर्थात FD। तो FD आप जब चाहे तब नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन आपका जो चालू अकाउंट होता है उसमें जो आपका पैसा पड़ा होता है, आप जब चाहे बैंक में जाएं और उसको आप वहां से निकाल सकते हैं। तो ऐसी जमाएं जो खाताधारी की मांग पर बैंक के द्वारा भुगतान किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मांग जमा बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन जमाओं की कोई परिपक्व अवधि निश्चित नहीं होती है? बैंक में ऐसी कौन सी जमा होती है जिसकी कोई परिपक्व अवधि नहीं होती? जैसे आपने FD देखा है ना, तो FD कहा जाता है ना कि आप फिक्स डिपॉजिट कितने साल के लिए कराना चाहते हैं? 5 साल के लिए कराना चाहते हैं, 10 साल के लिए कराना चाहते हैं। तो वहां पे क्या होता है? वहां पे एक परिपक्व अवधि होती है। और यहाँ पे पूछा जाता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन जमाओं की परिपक्व अवधि निश्चित होती है? बताइए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। इसे हम लोग अवधि जमा बोलते हैं और इसका भुगतान चेक के माध्यम से नहीं किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि ऐसी जमाएं जिसकी एक परिपक्व अवधि निश्चित होती है इसे अवधि जमा बोलते हैं और इसका भुगतान आप चेक से नहीं कर सकते हैं। FD निकालने जाएंगे तो वो चेक से नहीं निकाल पाएंगे। सो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न कथनों पर विचार करिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन करिए। बताइए भाई, बताइए। मधु वर्मा जी, हरीश जी, ऋतिक यादव जी, अभिजीत जी, सर्वेश जी,
सुनीता गुप्ता जी, सरिता जी, निशा जी, शुभांकर कश्यप जी, जतिन यादव जी, राजकुमार प्रजापति जी, विक्की जी, महेंद्र सिंह जी, चंदन कुमार जी, सुनीता शर्मा जी, दृष्टि जी, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सो ये बच्चों वाला प्रश्न है, रुकने की जरूरत है क्या? यहाँ पे नहीं है कि भारत में करेंसी नोटों का निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। बात बिल्कुल ठीक है, एकाधिकार है केंद्रीय बैंक को। और करेंसी नोट और सिक्के को वैधानिक पत्र मुद्रा कहा जाता है। नोट और सिक्कों को वैधानिक पत्र मुद्रा क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत सरकार ये स्वीकृति देती है कि भैया आप नोट और सिक्के का इस्तेमाल करके वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी, पहला दूसरा। अगला कि निम्नलिखित कथनों पे विचार करते हुए नीचे दिए गए कूट में से सही कूट का चयन करिए। अच्छा सा प्रश्न है, आराम से करिए। क्या उत्तर आ रहा है? निम्नलिखित में से सही कूट का चयन करना है। सो ऑप्शन नंबर, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ए बी सी, काफी विविधताएं आ रही हैं। सी बोल रहे हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक व्यवसायिक बैंकों का जमानतदार होता है। तो बात तो 100% ठीक है। कहा जाता है ना कि केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है ना। वैधानिक तरलता अनुपात, नगद अनुपात, ठीक है, नगद आरक्षित अनुपात की जब बात होती है तो नगद आरक्षित अनुपात के अंतर्गत जो ये व्यवसायिक बैंकें होती हैं वो क्या करती हैं? अपनी कुल जमा का कुछ प्रतिशत बैंकों के पास रखती हैं। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जो भी बैंक खुलेगा तो उसे अपने कुल जमा का कुछ प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास रखना ही पड़ता है। तो जमानतदार तो होता ही है, देयर इज नो डाउट। और यह व्यवसायिक बैंकों का बैंक के रूप में कार्य करता है। यही तो बात मैं आपको बता रहा था। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं कि पहला दूसरा दोनों सही है, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सही विकल्प का चुनाव करिए। ठीक है, तो अभी आप लोगों को मैं एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा था और बहुत लोग को नहीं पता होता है। ये देश का केंद्रीय बैंक है, ये देश का व्यवसायिक बैंक है, ये देश का केंद्रीय बैंक है, ये देश का व्यवसायिक बैंक है, और ये रहे हम लोग अर्थात जनता। हम लोग अर्थात जनता। तो जब केंद्रीय बैंक व्यवसायिक बैंकों को, अल्पकाल की बात ना हो, जब केंद्रीय बैंक व्यवसायिक बैंकों को केंद्रीय बैंक व्यवसायिक बैंकों को जिस दर पे ऋण देती है उसे हम लोग बैंक दर कहते हैं, उसे हम लोग बैंक दर कहते हैं। ठीक है, और जब व्यवसायिक बैंक जनता से लेन देन करती है तो जो दर वसूल करती है उसे हम लोग ब्याज दर बोलते हैं। ब्याज दर बोलते हैं। जब केंद्रीय बैंक व्यवसायिक बैंकों के लिए को अल्पकाल के लिए ऋण देती है, अल्पकाल के लिए ऋण देती है, तो इसे हम लोग रेपो रेट बोलते हैं, इसे हम लोग रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, और जब व्यवसायिक बैंक केंद्रीय बैंक को अल्पकाल के लिए ऋण देती है तो इसे हम लोग रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। इसी तरीके से वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि कौन सा विकल्प सही है, तो बैंक दर ब्याज की वह दर है जो व्यवसायिक बैंक रिजर्व बैंक को आरक्षित निधि की कमी की स्थिति में रिजर्व बैंक से प्राप्त ऋण का ब्याज अदा करते हैं। वही बात मैं बता रहा हूं, लेकिन ये घुमा फिरा करके थोड़ा सा इसमें दे दिया गया है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वस्तुओं के सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि से क्या होगा? अब इजी सी बात है भाई, वस्तु के सामान्य कीमत स्तर, ये बच्चों वाली बात है यार। मुद्रास्फीति आप लोग पढ़ते ही हैं बार बार, मैं बार बार बताता हूँ कि मुद्रास्फीति ये इकोनॉमिक्स का टर्म है जिसे हम लोग अपने घरों में बोलते हैं कि महंगाई आ गई है। और महंगाई को ही मुद्रास्फीति बोलते हैं। और महंगाई क्यों आ जाती है? महंगाई तब आती है जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है
वस्तु की कीमत बढ़ने के बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जब वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाए और उस वस्तु का उत्पादन अर्थात पूर्ति कम हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जब किसी वस्तु की बाजार में मांग ज्यादा हो और वो वस्तु बाजार में कम मौजूद हो तो वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो हम आप कहेंगे महंगाई आ गई है, और इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे ही स्फीति कहा जाएगा। तो वस्तुओं के सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि को स्फीति कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करिए। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का आप चुनाव करके बताइए। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? हम्म, सी डी सभी लोग बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन के लिए लोगों के विभिन्न कार्यकलाप उत्तरदायी होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर जो आप अपने उपभोग को बढ़ाएंगे, उपभोग को अगर जो बढ़ाएंगे तो मुद्रा के क्रियाकलाप बढ़ेंगे विदाउट अ क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन के लिए व्यवसायिक बैंक उत्तरदायी होते हैं। बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि व्यवसायिक बैंक के पास जितनी ज्यादा मुद्रा होगी उतना ही ज्यादा वो साख का सृजन करेगा, उतने ज्यादा साख का वो क्या करेगा, सृजन करेगा। तो बात तो ये भी ठीक है। और अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन के लिए भारतीय बैंक भी उत्तरदायी, केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी उत्तरदायी होता है। आप देखते ही हैं कि खुले बाजार में क्रियाओं के अंतर्गत वो प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है ताकि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति संतुलित रूप से बनी रहे। उसके बाद वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, सारी चीजें आती ही आती हैं। सो ऑप्शन नंबर डी। अगला कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में आता है? खूबसूरत सा प्रश्न है, आराम से करिएगा। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में आता है? ठीक है, तो देखिए आवश्यकता का दोहरा संयोग का मतलब ये होता है कि देखिए भैया, एक वस्तु की जरूरत हमको है और एक वस्तु की जरूरत आपको है। जैसे हम बात करें आजादी से पहले की या तब की बात करें जब इतनी ज्यादा मुद्रा प्रचलित नहीं थी हमारी अर्थव्यवस्था में, तो लोग क्या करते थे कि जो लोग गेहूं उपजाते थे वो कहते थे कि भैया गेहूं आप हमसे ले लीजिए, ठीक है, और चावल हमको दे दीजिए। अर्थात व्यक्ति ए जो गेहूं का उत्पादन करता था वो चावल वाले को देता था, और व्यक्ति बी जो चावल का उत्पादन करता था वो गेहूं वाले को देता था। अर्थात एक वस्तु आप हमसे ले लीजिए और दूसरी एक वस्तु आप हमसे ले लीजिए और एक वस्तु आप हमको दे दीजिए। तो ये क्या होगा, इसे ही आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहते हैं। तो आवश्यकताओं के दोहरा संयोग का मतलब ये होगा कि भैया एक वस्तु आप हमसे ले लीजिए और एक वस्तु आप हमको दे दीजिए। और इसका मतलब क्या हुआ, वस्तु विनिमय प्रणाली, कि आप हमसे गेहूं ले लीजिए और आप हमको चावल दे दीजिए। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न सही हुए। आज के सेशन में बहुत मजा भी आया होगा। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलते हैं। और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट आपको थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है। तो एक क्रम से सारी क्लासेस को एप्लीकेशन पे पढ़िए, साथ ही साथ कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए।
आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट जरूर दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। मतलब सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है, बस आप ईमानदारी से इन सभी कंटेंट को एप्लीकेशन पे ठीक तरीके से फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। मैं निश्चित तौर पे कर सकता हूँ कि कहीं भी इधर उधर से बहुत ज्यादा कुछ आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद की मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक खुल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और जिस परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा का कोर्स आप वहां से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड। बिहार में आपको टीआरई 4.0, 5.0 का बैच मिल जाएगा, बिहार में सेट का बैच मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, उत्तराखंड में प्रवक्ता के लिए, उत्तराखंड में अर्थात लेक्चरर के लिए, उत्तराखंड में एलटी ग्रेड के लिए, यूजीसी नेट के लिए, छत्तीसगढ़ में सेट के लिए, झारखंड टीजीटी, झारखंड पीजीटी, डी ट्रिपल एस भी, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एनबीएस, केडीएस और अन्य परीक्षाओं के भी बैच मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, हम लोग मिलते हैं कल एक नया उत्साह नया एनर्जी के साथ, तब तक के लिए आप